हेलो गाइस, कैम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार मोस्ट वेलकम। डियर फ्रेंड्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप लोगों की प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड है। 10th क्लास में चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी कुछ आप लोगों ने रीड कर रखा है, समझ रखा है, तो उसी से रिलेटेड थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपको चैप्टर में देखने को मिलेगा। कुछ नई चीज़ें देखने को मिलेंगी और कुछ आपका प्रीवियस नॉलेज रिवाइज होगा। क्लियर है ये? तो फ्रेंड्स, हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 है केमिस्ट्री में। जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। बेसिकली फ्रेंड्स, चैप्टर में हम मेटल्स के लिए उनका आइसोलेशन स्टडी करेंगे, उनका एक्सट्रैक्शन स्टडी करेंगे, मेटलर्जिकल ऑपरेशंस के बारे में स्टडी करेंगे कि किसी भी मेटल को हम किस स्टेप्स के थ्रू प्योरीफाई करते हैं, किस तरह से हमें प्योर मेटल ऑब्टेन होता है। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में इन्वॉल्व होंगी। कुछ मेटल्स के एग्जाम्पल लेकर के भी हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, उनके प्योरिफिकेशन मेथड के बारे में कि कौन कौन से स्टेप इन मेटल्स के प्योरिफिकेशन में एप्लीकेबल होते हैं दोस्तों। क्लियर है फ्रेंड्स? तो बेसिक रिव्यू मैं करा देता हूँ चैप्टर में आपका। जनरली कोई भी मेटल जब हमें ऑब्टेन होता है तो उसके लिए दो फॉर्म हमारे पास अवेलेबल होती है फ्रेंड्स। क्लियर है नहीं? ये किसी भी मेटल के लिए ऑब्टेनेबल दो स्टेट्स होती है फ्रेंड्स। फर्स्ट वन इज योर नेटिव स्टेट। नेटिव स्टेट, इसको फ्रेंड्स फ्री स्टेट भी कह देते हैं, स्वतंत्र अवस्था। ओके। दूसरा रहता है फ्रेंड्स कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट का मतलब होता है दोस्तों मिक्स्ड फॉर्म, मिक्स्ड स्टेट भी कह देते हैं। क्लियर है नहीं? तो कोई भी मेटल जब हम क्रस्ट से, जमीन से ऑब्टेन करते हैं तो आइदर इट अकर्स इन द फॉर्म ऑफ नेटिव स्टेट और इन द फॉर्म ऑफ कंबाइंड स्टेट। या तो वो फ्री स्टेट में हमें ऑब्टेन होगा या फिर वो दोस्तों कंबाइंड स्टेट में या मिक्स स्टेट में हमें ऑब्टेन होगा। क्लियर है दोस्तों? तो कौन से मेटल हमें नेटिव स्टेट में ऑब्टेन होते हैं, कौन से मेटल हमें कंबाइंड स्टेट में होते हैं, ऑब्टेन होते हैं दोस्तों, तो ये चीजें डिपेंड करती हैं फ्रेंड्स मेटल की रिएक्टिविटी पे, उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है। क्लियर है नहीं है? तो रिएक्टिविटी ऑर्डर के बेस पर हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज। क्लियर है नहीं? एक्टिविटी सीरीज क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन देयर एक्ट रिएक्टिविटी, जिसमें सबसे जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं उनको टॉप पे रखते हैं और लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स को बॉटम में रखते हैं, सबसे नीचे। क्लियर है दोस्तों? तो जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जैसे सोडियम है, पोटेशियम है फ्रेंड्स, आयरन भी आ जाता है, तो ये मेटल्स जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्लियर नहीं है? ज्यादा रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी किससे देखी जाती है दोस्तों? रिएक्टिविटी ऑर्डर देखा जाता है फ्रेंड्स हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन के साथ। इन एलिमेंट्स के साथ बेसिकली रिएक्टिविटी का कंपैरिजन करके देखा जाता है। क्लियर नहीं है? तो जो एलिमेंट्स इनके साथ इजीली अट्रैक्ट हो जाते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं फ्रेंड्स, तो उन वो तो हमें मिलते हैं कंबाइंड स्टेट में। क्लियर नहीं है? आई रिपीट इट अगेन, द मेटल विच आर रेडीली अटैक्ड विद एयर, मॉइस्चर एंड वाटर, ये कह सकते हैं। जो एयर, मॉइस्चर, वाटर या इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी आ जाता है, इनके साथ इजीली अटैच हो जाते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं, वो हमें कौन सी फॉर्म में मिलेंगे? कंबाइंड स्टेट में। और जिन पे एयर, मॉइस्चर, वाटर का कोई इफेक्ट नहीं होता है फ्रेंड्स, कंबाइंड नहीं होते हैं एयर, मॉइस्चर और वाटर के साथ, वो हमें मिलते हैं कौन सी स्टेट में? फ्री स्टेट में। क्लियर हुआ? आई रिपीट, नेटिव स्टेट में कौन से एलिमेंट मिलेंगे? जिनका रिएक्टिविटी ऑर्डर लो हो, बहुत कम हो,
ऑलमोस्ट अनरिएक्टिव होते हैं, वो हमें किस में मिलेंगे, नेटिव स्टेट में। एग्जाम्पल की बात करें तो नेटिव स्टेट में फ्रेंड्स हमें एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, जैसे आपका सबसे कॉमन एग्जाम्पल फ्रेंड्स इसमें आ जाता है गोल्ड, प्लेटिनम, पैलेडियम फ्रेंड्स, बिस्मथ आ जाता है फ्रेंड्स, एंटीमनी आ जाएगा, आपका सिल्वर भी आ जाता है, नहीं है। तो ये ऐसे मेटल्स होते हैं जो आपको नेटिव स्टेट में ऑब्टेन होंगे। क्लियर है, नहीं है। कुछ हद तक फ्रेंड्स कॉपर भी मिलता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा कंबाइंड स्टेट, जो एयर मॉइस्चर और वाटर के साथ रेडिली कॉम्बिनेशन में चले जाते हैं, नहीं है, कंपाउंड बना देते हैं दूसरे। तो वो रहते हैं जैसे हमारा है फ्रेंड्स आयरन है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है और दूसरे एलिमेंट्स। इसमें फ्रेंड्स कॉपर भी आ जाता है। क्लियर है, नहीं है। ये कॉपर ऐसे एलिमेंट्स की कैटेगरी में आता है जो नेटिव स्टेट एज वेल एज फ्री स्टेट। क्लियर है, नहीं है। ये पूछ लेता है कि ऐसे एलिमेंट का एक एग्जांपल जो दोनों तरह की स्टेट्स में ऑब्टेन होता है, फ्री स्टेट में भी और कंबाइंड स्टेट में भी, तो वो फ्रेंड्स कॉपर आ जाता है। क्लियर है ये चीज। तो ये मोड्स ऑफ अकरेंस होता है एलिमेंट्स का। जनरली जो भी मेटल्स हम ऑब्टेन करते हैं, जो भी मेटल्स हम अपनी एवरीडे लाइफ में यूज में लेते हैं, वो ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म में ही रहता है हमारे पास। लेकिन अगर हम बात करें क्या वो क्रस्ट से, क्या वो जमीन से हमारे पास उसी फॉर्म में निकलता है जिस फॉर्म में हम उसको यूज में लेते हैं, तो आंसर रहता है नो। क्लियर है, नहीं है। क्योंकि मेटल्स जब अर्थ से एक्सट्रैक्ट होता है, जमीन से निकाला जाता है, तो ह्यूज क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटी उसके साथ एक्सट्रैक्ट होती है, निकल के आती है। क्लियर है, नहीं है दोस्तों। यदि हम कंपोजिशन की बात करें, एलिमेंटल कंपोजिशन की बात करें, यहाँ से भी जीके में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन निकलता है कंपोजिशन के बेस पर। क्लियर है फ्रेंड्स। कंपोजिशन के बेस पर मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनना, नोट कर सकते हो। अगर यूनिवर्स में किसी भी एलिमेंट के लिए पूछा जाता है कि मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट थ्रू आउट द यूनिवर्स, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट, तो वो रहता है दोस्तों आपका हाइड्रोजन। ओके। दूसरा, यदि एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, हमारी एयर की बात करते हैं, वायुमंडल की बात करते हैं, तो उसमें मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट्स रहता है फ्रेंड्स नाइट्रोजन। क्लियर है, नहीं है ये। और तीसरी चीज, यदि हम क्रस्ट की बात करते हैं, जमीन की बात करते हैं, अर्थ क्रस्ट की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा या मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट्स रहता है फ्रेंड्स हमारा ऑक्सीजन। याद रखेंगे कौन सा एलिमेंट, ऑक्सीजन। तो कंपोजिशन के बेस पर एक वैगन व्हील आता है आपका, डिजाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स इस तरह से, समझ के चलिए। वैगन व्हील कंपोजिशन को दिखा देगा कि एलिमेंटल कंपोजिशन क्रस्ट के अंदर क्या है। ओके दोस्तों। तो सबसे ज्यादा ऑलमोस्ट 49.5% कंपोजिशन रहता है क्रस्ट में फ्रेंड्स ऑक्सीजन का। क्लियर है, नहीं है ये। O2 49 ऑलमोस्ट 50% कंपोजिशन की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है क्रस्ट में दोस्तों। नेक्स्ट रहता है 27.7% के करीब दोस्तों इसमें क्रस्ट में सिलिकॉन प्रेजेंट होता है। क्लियर है, नहीं है। ये दोनों ही कंबाइंड करके मिट्टी बनाते हैं। ओके। तीसरा एलिमेंट आ जाता है फ्रेंड्स इसमें 8.3% कंपोजिशन एल्यूमिनियम की आ जाती है दोस्तों। नेक्स्ट फ्रेंड्स 4.7% कंपोजिशन इसमें आयरन की आ जाती है। तो ये 4 एलिमेंट वो हैं जो सबसे ज्यादा क्रस्ट में प्रेजेंट होते हैं दोस्तों। क्लियर है, नहीं है ये। इसके अलावा और दूसरे इसमें बाकी बचा हुआ जो कंपोजिशन है फ्रेंड्स, इसमें अदर एलिमेंट्स आ जाते हैं, जिसमें कंपोजिशन अगर हम देखें तो आपका कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम जैसे एलिमेंट्स की भी काफ़ी ज़्यादा है। बाकी अदर एलिमेंट्स मिनट क्वांटिटी में प्रेजेंट है। क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ से भी यदि हम क्रस्ट की बात करें, अर्थ क्रस्ट की बात करें, तो ऑक्सीजन इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट। ओके, एलिमेंटल स्टेट की बात हो रही है, तो ऑक्सीजन इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट। ओके। दूसरी बात करते हैं, यदि मेटल के केस में हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि धातुओं में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, तो एल्यूमिनियम इज द मोस्ट एबंडेंट मेटल प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट।
पूछा जाता है कि भाई धातुओं में सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट में पाई जाने वाली मेटल कौन सी है, तो क्या रहेगा हमारा आंसर एल्यूमिनियम। क्लियर है नहीं ये? और आयरन इज द सेकंड मोस्ट एबंडेंट मेटल, फोर्थ मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट और सेकंड मोस्ट एबंडेंट मेटल प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट। इज दैट क्लियर? तो ये तो हो गया फ्रेंड्स कंपोजिशन से रिलेटेड। क्लियर है नहीं है ये? तो दोस्तों हम चैप्टर में पढ़ेंगे मेटल्स के एक्सट्रैक्शन के बारे में, कि कोई भी मेटल आपका जब क्रस्ट से निकलता है तो इम्प्योरिटीज के साथ निकलता है, उन इम्प्योरिटीज को हम किस तरह से रिमूव आउट करते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो कोई भी केमिकल सब्सटेंस जब क्रस्ट से निकाला जाता है, समझिए ध्यान से, कोई भी केमिकल सब्सटेंस जब क्रस्ट से निकाला जाता है तो उसका कॉमन नेम रहता है दोस्तों मिनरल। मिनरल्स उसको क्या बोलते हैं? मिनरल्स। केमिकल सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम क्रस्ट या माइंस। मिनरल को हम तोड़ सकते हैं। मिनरल दो वर्डों में टूट जाता है दोस्तों, माइन प्लस रल्स। माइंस मीन्स होती है खाने, ओके, रल्स मीन्स ऑब्टेन होने वाला। तो खानों से ऑब्टेन होने वाला केमिकल सब्सटेंस क्या रहता है दोस्तों? मिनरल रहता है। क्लियर है नहीं है ये? सभी हमारे पास ये मिनरल है, चाहे रॉक्स हो आपके, पेट्रोलियम पदार्थ हो आपके, कोई भी मेटल हो, गैसियस सब्सटेंस हो, सभी क्या है हमारे लिए? मिनरल है। ओके, अब बात करते हैं मिनरल में से दूसरा वर्ड निकल के आता है फ्रेंड्स ओर्स। ओर्स क्या होता है फ्रेंड्स? वो मिनरल, क्लियर है नहीं है? केवल वो मिनरल फ्रॉम विच मेटल आर ऑब्टेन इकोनॉमिकली और कन्वेंशनली। क्लियर है नहीं है? जहां से मेटल को आसानी से और सुविधाजनक तरीके से ऑब्टेन किया जा सके, उन मिनरल को हम क्या कहते हैं दोस्तों? ओर्स कहते हैं। यानी वो मिनरल जहां से मेटल को ऑब्टेन किया जाता है, केवल वो मिनरल जहां से मेटल ऑब्टेन होता है, उन मिनरल को क्या बोल देते हैं हम? ओर्स। यानी सभी मिनरल ओर्स नहीं होते दोस्तों। क्लियर है नहीं है? सभी और मिनरल हो सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर में, डिस्टिंग्विश बिटवीन मिनरल्स एंड ओर्स। तो एक तो डेफिनेशन हो जाता है, केमिकल सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम माइंस कॉल्ड मिनरल, and the mineral from which metal are obtained economically और conventionally called ores। क्लियर है नहीं है? और दूसरा पॉइंट आप ये डाल सकते हैं कि मिनरल में आप एग्जांपल डाल दीजिए, पेट्रोलियम पदार्थ जो भी हैं आपके, क्लियर है नहीं है? ये गैसियस सब्सटेंस हैं आपके, रॉक्स हैं, और ये आपका ओर्स में क्या रहेंगे? केवल मेटल से रिलेटेड उसके कंपाउंड। ओके, चलिए, और एक नोट में हम ये डाल सकते हैं फ्रेंड्स, all the ores can be minerals, लेकिन all the minerals may not be ores। ओके, तो इस तरह से हम इसमें डिफरेंस भी निकाल सकते हैं दोस्तों। चलें आगे। यदि हम बात करें ओर्स क्रस्ट से, यानी कोई भी मेटल है क्रस्ट से कौन कौन सी स्टेट में कौन कौन से कंपाउंडों की फॉर्म में निकलता है, तो उसके लिए थोड़ा सा हम देख सकते हैं दोस्तों। सबसे ज्यादा जो स्टेट्स निकलती है किसी भी मेटल की दोस्तों, वो रहती है ऑक्साइड फॉर्म। सबसे ज्यादा कोई भी मेटल किस फॉर्म में निकलता है? ऑक्साइड की फॉर्म में निकलता है। जैसे आपका आयरन के ऑक्साइड है दोस्तों, FeO है, Fe2O3 हो जाएगा, Cu2O हो जाएगा, ZnO हो जाएगा, एटसेट्रा। क्लियर है नहीं है? सबसे ज्यादा मेटल्स जो रहते हैं वो ऑक्साइड फॉर्म में क्रस्ट में निकलते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज्यादा है क्रस्ट के अंदर। क्लियर है दोस्तों? दूसरा आ जाता है फ्रेंड्स इसमें ऑक्साइड के बाद सल्फाइड। सल्फाइड में जैसे आ जाएगा आयरन FeS2 की फॉर्म में, कॉपर Cu2S की फॉर्म में, जिंक ZnS की फॉर्म में। क्लियर है फ्रेंड्स? इस तरह से नेक्स्ट अनदर फॉर्म आ जाएगी दोस्तों हैलाइड फॉर्म। हैलाइड फॉर्म में जैसे आपका है फ्रेंड्स NaCl है, KCl है फ्रेंड्स, AgBr है, एंड सो ऑन, AgCl या AgBr। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों इसमें आपका कार्बोनेट फॉर्म। कार्बोनेट फॉर्म में दोस्तों आ जाएगा आपका FeCO3, ZnCO3, CaCO3 एंड सो ऑन। क्लियर है ये? नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों इसमें आपका सल्फोनेट फॉर्म आ जाएगी इसमें,
नहीं है। और कुछ मेटल्स के लिए नेटिव फॉर्म भी आ जाती है, नेटिव फॉर्म। नेटिव मेटल्स मैंने अभी आपको बताया था, जैसे आपका गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, पैलेडियम है, बिस्मथ है, ये सभी हमें नेटिव फॉर्म में ऑब्टेन होते हैं क्रस्ट से। इज दैट क्लियर? तो फ्रेंड्स ये तो है हमारा मोड्स ऑफ अकरेंस ऑफ मेटल्स फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। दैट क्लियर? तो फ्रेंड्स हमने बेसिक सी जो पॉइंट्स आते हैं इसमें वो रहते हैं आपका मिनरल, और इसके अलावा गैंग या मेटलर्जी, और एक वर्ड निकल के आता है दोस्तों जो चैप्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो दोबारा से रिपीट कर दूं फ्रेंड्स, हमारा मिनरल्स क्या रहता है फ्रेंड्स? मिनरल्स मीन्स केमिकल सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम माइंस। उसमें से क्या निकलता है दोस्तों? ओर्स। मिनरल फ्रॉम विच मेटल आर ऑब्टेन इकोनॉमिकली और कन्वेंशनली। ओर के साथ क्या निकलते हैं दोस्तों? मैट्रिक्स। ओर के साथ क्या निकलते हैं? मैट्रिक्स या गैंग। क्लियर है नहीं? ओर के साथ निकलते हैं अनवांटेड इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज को हम बोलते हैं गैंग या मैट्रिक्स। और पूरा प्रोसीजर बाय विच वी गेट प्योर मेटल, दैट इज कॉल्ड फ्रेंड्स मेटलर्जी। ओके, तो कौन क्या प्रोसीजर होता है, कौन कौन से स्टेप हम अप्लाई करते हैं मेटलर्जिकल ऑपरेशंस में किसी भी मेटल के लिए, वो आप समझिए यहाँ पे। ओके, आई स्टार्ट। फर्स्ट हमारे पास मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स में से हम क्या ऑब्टेन करते हैं दोस्तों? ओर्स ऑब्टेन करते हैं। हमारे पास ओर्स आ गया। ओर्स के साथ क्या है फ्रेंड्स? अनवांटेड इम्प्योरिटीज है। उनको रिमूव आउट करने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होता है। सबसे पहला स्टेप होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। समझिए आप, हमारे पास क्या है दोस्तों? ओर्स है, एक टुकड़ा है, क्लियर नहीं है, जिसमें मेटल भी है और इम्प्योरिटीज भी है। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहता है उसमें? अनवांटेड इम्प्योरिटीज को रिमूव आउट करना, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। क्लियर नहीं है? कंसंट्रेशन कराने के लिए हमारे पास दो स्टेप्स होते हैं फ्रेंड्स, दो चॉइस होती है, केमिकल मेथड से करा सकते हैं और फिजिकल मेथड से करा सकते हैं। केमिकल मेथड में नेम रहता है फ्रेंड्स लीचिंग। ओके, इसमें केमिकल मेथड में क्या आ जाता है? प्रोसेस लीचिंग। और फिजिकल मेथड में रहते हैं फ्रेंड्स ग्रेविटी सेपरेशन, इसका दूसरा नाम हाइड्रोलिक वॉशिंग कह सकते हैं, लेविगेशन कह सकते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन और फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड आ जाते हैं फिजिकल में, कॉमन है ये। क्लियर है नहीं? इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों। चैप्टर में कोई खास क्वेश्चन निकलता नहीं है, डिफरेंस निकल सकता है एक कैल्सिनेशन रोस्टिंग से रिलेटेड, या फिर जो कॉमन सी चीज पूछी जाती है इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम की मैं बात करूं तो वहां पे प्रिंसिपल्स पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। लीचिंग का प्रिंसिपल क्या है, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड का प्रिंसिपल्स क्या है, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड का प्रिंसिपल क्या है। तो प्रिंसिपल आपको समझना बहुत जरूरी है। जब आप नोट्स प्रिपेयर करें तो प्रिंसिपल का अलग से एक हेडिंग होना चाहिए आपका। क्लियर है ये चीज? तो केमिकल मेथड क्या रहता है? लीचिंग। ओके, लीचिंग में क्या रहता है दोस्तों? जिस मेटल को हमें कंसंट्रेट करना होता है उसको किसी केमिकल सब्सटेंस के साथ, किसी दूसरे केमिकल के साथ डिसॉल्व कर लेते हैं, जिससे क्या बन जाता है? इम्प्योरिटी जो रहती है वो इनसोल्यूबल रहती है उस केमिकल में, और मेटालिक पार्टिकल क्या हो जाते हैं? सोल्यूबल हो जाते हैं। ओके, गोल्ड, सिल्वर और एल्यूमिनियम जैसे मेटल्स के लिए ये मेथड अप्लाई किया जाता है। दूसरा फिजिकल मेथड में फ्रेंड्स ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी डिफरेंस के बेस पर काम करता है दोस्तों। जनरली मेटल जो रहता है उसकी ग्रेविटी ज्यादा होती है, इम्प्योर पोर्शन की ग्रेविटी कम होती है। क्लियर नहीं है? जैसे बहता हुआ पानी है ना फ्रेंड्स, पानी बह रहा है तेजी से, तो आप एक मुट्ठी रेत अगर उसमें डालोगे तो क्या ऑब्जर्व करते हैं हम कि हैवी पार्टिकल जो रहते हैं मिट्टी में रेत के वो तो बैठ जाते हैं नीचे, और हल्के पार्टिकल पानी के साथ फ्लो हो जाते हैं। ऐसा ही यहाँ होता है कंसंट्रेटेड करने के लिए ग्रेविटी सेपरेशन मेथड में और को पाउडर्ड फॉर्म में लेके चलते हैं, और जैसे उसको बहते हुए वाटर के साथ, हाई स्ट्रीम ऑफ वाटर के साथ फ्लो कराया जाता है तो लाइटर इम्प्योरिटी बह जाती है, हैवियर मेटालिक पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं। ओके, वहां से हमें कंसंट्रेटेड ओर ऑब्टेन होता है। दूसरा रहता है इसमें फिजिकल में मैग्नेटिक सेपरेशन, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे काम करता है। क्लियर नहीं है? इसमें ये जरूरी नहीं कि मेटल ही मैग्नेट हो, नहीं है। मैग्नेटिक इसमें क्या रहता है? या तो इम्प्योर पोर्शन या आपका मेटालिक पार्टिकल, दोनों में से कोई भी एक मैग्नेटिक नेचर का होना चाहिए, तब इस मेथड का हम यूज करते हैं दोस्तों। ओके,
और फ्लोटेशन में ये वेटिंग प्रॉपर्टी पे काम करता है। किसमें? वेटिंग प्रॉपर्टी पे काम करता है। इसमें प्रेफरेंसली वेटेड होता है। जो मेटल होता है ना, मेटेलिक पार्टिकल, जनरली सल्फाइड और जिनमें सल्फर की इंप्योरिटीज होती है ना, उनके लिए ये वाला मेथड अप्लाई किया जाता है, फ्लोटेशन मेथड। क्लियर है नहीं है? और सल्फाइड और प्रेफरेंसली वेटेड विद पाइन ऑयल। ओके, चीड़ का तेल जो होता है पाइन ऑयल के साथ सल्फाइड और वेटेड होता है, और इम्प्योरिटी पानी के साथ वेटेड रहती है। ये इस प्रिंसिपल पर काम करता है। समझ आया दोस्तों? आगे तो जब हम इनमें से किसी भी मेथड को अप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास कंसंट्रेटेड ओर ऑब्टेन होता है। क्या होता है? अब हमारे पास ओर किस में कन्वर्ट हो गया दोस्तों? कंसंट्रेटेड ओर में कन्वर्ट हो गया। अब कंसंट्रेटेड ओर को हमें कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू ऑक्साइड फॉर्म, अब हमें कंसंट्रेटेड ओर को किस फॉर्म में लेके आना है दोस्तों? ऑक्साइड की फॉर्म में। ऑक्साइड फॉर्म में लाने के लिए हमारे पास दो चॉइस रहती है। क्लियर नहीं है ये? या तो हम करा सकते हैं फ्रेंड्स कैल्सिनेशन, ओके, या दूसरा करा सकते हैं फ्रेंड्स हम रोस्टिंग। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, नहीं है? तो कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड फॉर्म के लिए या तो कैल्सिनेशन करा दीजिए या दोस्तों रोस्टिंग करा दीजिए। क्लियर नहीं है ये? दोनों में से कोई भी एक मेथड अप्लाई कराना होता है। जब कार्बोनेट ओर हो हमारे पास तो कैल्सिनेशन कराते हैं, और सल्फाइड ओर हो तो क्या कराएंगे दोस्तों? रोस्टिंग। जहां सल्फर की इंप्योरिटीज हो ना, कंसंट्रेशन कराने के लिए फ्लोटेशन, आंख बंद करके। क्लियर है नहीं? एक नंबर में पूछा जाता है व्हाट टाइप ऑफ ओर आर कंसंट्रेटेड बाय फ्लोटेशन मेथड, तो डायरेक्ट सल्फाइड ओर। व्हाट टाइप ऑफ ओर आर कन्वर्टेड आर what type of ore are converted into oxide form through roasting? रोस्टिंग से किस तरह के ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं? सल्फाइड ओर को। ओके, याद रखेंगे, जहां सल्फर की इंप्योरिटीज हो वहां ये वाले मेथड अप्लाई होते हैं। अब जैसे ही आपने कैल्सिनेशन या रोस्टिंग अप्लाई कर दिया, हमारे पास क्या आ गया? कंसंट्रेटेड ओर मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होके आ गया। क्लियर है नहीं? अब हमारे पास क्या आ गई है? ये मेटल की ऑक्साइड फॉर्म। अब ऑक्साइड फॉर्म के बाद हमें क्या कराना होता है? मेटल ऑक्साइड का दोस्तों रिडक्शन कराना होता है मेटल ऑब्टेन करने के लिए। मेटल ऑक्साइड को हम मेटल में कन्वर्ट करेंगे किसके थ्रू? रिडक्शन के थ्रू। क्लियर नहीं है? यानी रिडक्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों? एलिमिनेशन ऑफ या लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ये मेटल ऑक्साइड है, ऑक्सीजन निकालना है तो क्या मिलेगा हमें? मेटल। प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रिडक्शन। रिडक्शन किस किस मेथड से अप्लाई करा सकते हैं हम? जनरली स्मेल्टिंग, यानी कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीट करके, ओके, एल्युमिनियम पाउडर के साथ, आयरन या आपके क्रोमियम जैसे मेटल्स होते हैं ना, उनके ऑक्साइडों को एल्युमिनियम पाउडर के साथ रिड्यूस कराया जाता है, वाटर गैस के साथ, हाइड्रोजन के साथ, और कुछ ऐसे मेटल होते हैं जैसे कॉपर, मरकरी और लेड होते हैं, इनके ऑक्साइड ऑटो रिड्यूस हो जाते हैं दोस्तों। उस प्रोसेस को बोलते हैं हम सेल्फ रिडक्शन या ऑटो रिडक्शन प्रोसेस, जो अपने आप, जिनको किसी रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं होती है। ओके, चलिए, रिडक्शन के बाद हमारे पास क्या ऑब्टेन हो गया दोस्तों? मेटल ऑब्टेन हो गया, लेकिन उसमें भी ट्रेसेस क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है। क्लियर है नहीं? वो 100% प्योरीफाई नहीं होता है। क्लियर? उसमें 1 या 2% इम्प्योरिटीज अभी भी प्रेजेंट हैं। उन इम्प्योरिटीज को रिमूव आउट करने के लिए हमारा नेक्स्ट मेथड रहता है दोस्तों रिफाइनिंग। ओके, रिफाइनिंग में क्या रहता है? इसमें हम अप्रोच टू मैक्सिमम प्योरिटी में मेटल को ले जाते हैं। रिफाइनिंग में प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल कॉल्ड रिफाइनिंग, और रिफाइनिंग के लिए सबसे पहला मेथड होता है लिक्वेशन मेथड। यानी ये मेथड, इसमें भी प्रिंसिपल, देखिए इनके प्रिंसिपल आपको पता होने चाहिए, इनके प्रिंसिपल पता होने चाहिए, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो लिक्वेशन मेथड का प्रिंसिपल क्या रहता है फ्रेंड्स? मेल्टिंग पॉइंट पर डिपेंड करता है। ठीक है, जिन मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं उनको इस मेथड से रिफाइन करते हैं। डिस्टिलेशन मेथड, जिन मेटल के बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, क्लियर है नहीं है, उनको इस मेथड से रिफाइन करते हैं दोस्तों। ओके, जॉन रिफाइनिंग मेथड, जो मेटल हाई प्योरिटी में चाहिए होता है उसको जॉन रिफाइनिंग मेथड से हम प्योरीफाई करके चलते हैं। इसमें मेटल का सबसे कॉमन यूजफुल मेटल होता है, जैसे जो हमारे रणनीतिक धातुएं होती है ना, हाई प्योरिटी में जो मेटल चाहिए वो जॉन रिफाइनिंग मेथड से प्योरीफाई किया जाता है।
इसमें क्या रहता है, इम्प्योर मेटल को एक रॉड की फॉर्म में कास्ट कर लेते हैं। एक मूविंग सर्कुलर हीटर होता है फिटेड एट द वन एंड ऑफ द रॉड। एज द हीटर मूव, सर्कुलर हीटर मूव करेगा फॉरवर्ड, तो इम्प्योरिटी भी मोल्टन फॉर्म में हीटर के साथ साथ मूव कर दी चली जाती है पीछे, प्योर मेटल लेफ्ट बिहाइंड। ओके, नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड। फ्रेंड्स ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पर काम करता है। ओके, इलेक्ट्रोलाइसिस के फिनोमिना पर बेस होता है ये, नहीं है। इसमें क्या रहता है, इम्प्योर मेटल को एक रॉड की फॉर्म में कास्ट कर लेते हैं और एक उसी मेटल से रिलेटेड दूसरा रॉड लेते हैं, दोनों को मेटल इलेक्ट्रोलाइट में डिप कर देते हैं। क्लियर है नहीं है ये? जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास आउट कराते हैं तो प्योर मेटल जो रहता है ना इम्प्योर रॉड में से इलेक्ट्रोलाइट में, और इलेक्ट्रोलाइट से कैथोड पर डिपॉजिट होता चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा वेपर फेज रिफाइनिंग मेथड। वेपर फेज रिफाइनिंग ये वॉलेटिलिटी पर काम करता है दोस्तों। इसमें इम्प्योर मेटल को केमिकल रिजेंट के साथ हम ट्रीट कराते हैं, नहीं है, जिसमें क्या रहता है, मेटालिक पार्टिकल वॉलेटाइल कंपाउंड बना देते हैं, इम्प्योरिटी वॉलेटाइल कंपाउंड नहीं बनाती। क्लियर नहीं है? ये वॉलेटाइल कंपाउंड का मतलब है एक वाष्पीय कह सकते हैं, गैसीय कंपाउंड बना देते हैं, उस कंपाउंड को फिर कंडेंस करके हम प्योर मेटल ऑब्टेन करते हैं। और सेम प्रिंसिपल वैन आर्किल मेथड के लिए आ जाता है, यही प्रिंसिपल सेम। नेक्स्ट और लास्ट है दोस्तों हमारा क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या रहता है फ्रेंड्स, एड्सॉर्प्शन के फिनोमेना पर काम करता है। क्लियर है नहीं है? यानी डिफरेंट पार्ट ऑफ एड्सॉर्बेंट, डिफरेंट सब्सटेंस, different type of impurity of a substance adsorb differently at the surface of adsorbent। adsorbent की सरफेस पर अलग अलग तरह से impurities adsorb हो जाती हैं। क्लियर है नहीं है ये? तो ये हमारा रहता है क्रोमेटोग्राफी। इसमें दो कॉमन मेथड आ जाते हैं दोस्तों, पेपर क्रोमेटोग्राफी और कॉलम क्रोमेटोग्राफी, जिनकी हेल्प से हम प्योरिफिकेशन में ले जाते हैं मेटल्स के लिए। ओके फ्रेंड्स, जब इन मेथड को हम अप्लाई कर लेंगे तो फिर हमारे पास क्या निकल के आएगा दोस्तों, प्योर मेटल 99.9% तक हम मेटल की प्योरिटी ऑब्टेन कर लेते हैं। क्लियर हुआ कुछ? ब्रीफ एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे दोस्तों। ओके।